नमस्कार दोस्तों। आजकल बड़ी बात होती है कि दुनिया में एक नया दादा आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप नाम का, जिसने पूरी दुनिया को तहस-नहस किया हुआ है, दिखता है, या उस दुनिया को ठीक कर रहा है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज अब भारत की बात करें तो भारत में भी एक दादा है। नया दादा नहीं बोलूंगा, पुराना नहीं बोलूंगा, लेकिन दादा ऐसा है जिसने बहुत कुछ कईयों के हिसाब से खराब कर दिया, लेकिन कई लोगों के हिसाब से सब कुछ ठीक कर दिया है। यानी कि ही इज द न्यू किंग ऑफ भारत, या बोल दीजिए इन भारत। भारत का किंग तो एक ही है, वो श्री राम। और वो अभी मई में जो मंदिर पूरा हो जाएगा, उन्हें राजा डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि राजा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। राम ही थे, राम है और राम ही रहेंगे। लेकिन ये एक किंग और आ गया है। ही इज बिकम अ किंग, नॉट ऑफ भारत बट ऑफ सर्टन थिंग्स। और उन्होंने काम ऐसे करने शुरू किए हैं कि बड़े बड़ों की जो ना एंकड़ी थी वो निकाल दी है, कश्मीर से लेकर केरला तक। अभी बंगाल टच नहीं किया है, लेकिन बाकी जगह पे बहुत कुछ सीधा कर दिया। आज बात करेंगे अमित शाह की। नाम दिया जाता है उनको चाणक्य का। जहां पर खड़े हो गए, लाइन वहीं से शुरू होती है। और इनके जो किस्से हैं, मैंने इतने किस्से सुने हैं जहां पर इन्होंने जब से ये यूनियन के, ये स्टूडेंट यूनियन के जब हेड थे, वहां से लेकर अब तक सारे कारनामे एक से एक बढ़कर है। आज लेकिन बात मुद्दा अमित शाह की लाइफ का नहीं है, उनके काम का है। काम क्या किए, किस तरह से भारत को सेव किया। और आज तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कमाल की बात बोली कि मोदी सरकार के होते हुए 1 इंच भूमि भी कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेनी तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। तो आज देखते हैं कि ये दादा जो नया किंग बना है, ये किंग क्यों बोल रहे हैं हम लोग। और आपको लगेगा यार तुम्हें पागल हो गए हो, मोदी जी के पीछे पीछे पढ़ते पढ़ते, वो भी मंजरी जी के सामने तुम मोदी जी की बात नहीं कर रहे हो, अमित शाह की बात कर रहे हो। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या। लेकिन बात शुरू करते हैं कि दिमाग अगर खराब हुआ भी है तो क्यों हुआ है। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, अमित शाह अन अपोलोजेटिक, कभी सामने स्क्रीन पे आते नहीं, पीछे बैठकर काम करते रहते हैं, काम दिखता है। और मीडिया कवर भी नहीं करता, इसलिए आज कवर करना जरूरी भी है। जो सनातनी पूछते रहते हैं मोदी ने किया क्या, आज दिखाते हैं उनको कि मोदी ने किया क्या। देखिए, अमित शाह वैसे हैं जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है। काम दोनों साथ रहते हैं और दोनों के काम बटे हुए। और इसी तरीके से मोदी, ठीक है, घर का देखते हैं और बाहर का। अब की का बजट सेशन पूरा अमित शाह ने संभाला, वक्त बिल सब अमित शाह ने संभाला। मोदी जी उस समय फॉरेन विजिट्स पे थे। सो ऐसा अगर एक जोड़ीदार हो तो फिर काम कितना आसान हो जाता है। अब जब प्रिडिक्शन है और हम लोगों को अब दिखाई भी दे रहा है, भाई बांग्लादेश में जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा, तो हु इज द किंग ऑफ बांग्लादेश? भारत। ठीक। ऐसे ही आप देख लीजिए पाकिस्तान के लिए। तो जो अमित शाह साहब हैं, अब अगर मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की बाउंड्री एक्सपैंड होगी, तो अमित शाह क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी देखेंगे। कांग्रेस की नीतियों ने नक्सलवाद को जन्म दिया था, बढ़ाया था। और नक्सलवाद वो कारण था कि ये लोग कहते थे कि सारे धर्म आतंकवादी हैं। देखिए, ये कहते थे ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये मजाक उड़ाते थे। एलटीटी तमिलनाडु में, और ये कुकीज इधर मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, ये क्रिश्चियंस हैं। जितना नक्सलवाद चल रहा है ये हिंदू डिफरेंट वे उसके, और जो कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था वो मुस्लिम आतंकवाद था। तो तीनों उसके बाद आप खालिस्तान देख लीजिए, वो सिखों ने किया। तो जब ये कहते थे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इनकी बहुत ज्यादा गहरे मतलब होते थे। जिसमें हम लोग कश्मीर में होने वाले आतंकवाद पे तो ध्यान देते थे, पर नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, एलटीटी में तो राजीव गांधी हत्याकांड के कारण नजर गई, बनना चाहती नहीं। खालिस्तान में को सबसाइड कर लिया था। तो ये पूरा जो चीज है, इसको अमित शाह ने देखा है। एलटीटी खड़ा करने की कोशिश की, उन्होंने खड़ा ही नहीं होने दिया। पीएफआई जो केरल का बढ़ रहा था, उसके ऊपर आज तक एनआईए की रेड चल रही है। एसडीपीआई जो उसका स्टूडेंट विंग है, उस पर भी शुरू हो गया।
और ये शाहीन बाग के बाद से हुआ और उस पूरे संगठन को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। अब आते हैं कश्मीर में 370 कराया, समाप्त कराने के बाद कश्मीर को पूरा शांत करा दिया। आज बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें केवल एक राजनीतिक इंजीनियरिंग की गई है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वो ये है कि दुबई का पैसा लगवा दिया आरामको का, ताकि कश्मीर में कोई बम विस्फोट ना कर सके। वो लोग भी डरते हैं वाकई में, तो वो जम्मू शिफ्ट हो गए। अब जम्मू में भी यही काम कर रहे हैं। अब बेटा जाओगे कहाँ? उसके बाद अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है कि जिस चौकी से फायर होगा वो चौकी हमारी होगी। हम धीरे धीरे इस चीज को शुरू करेंगे तो पाकिस्तान को खुद ही अकल आ जाएगी कि भारत की ओर पीट करके बैठो भैया, वो तो आएगा नहीं। अगर एक भी गोली मारी तो पूरी चौकी जाएगी। ये समय आप देखिएगा जल्दी ही आएगा। अब आ जाते हैं कुकीज और मैतीज पे, मणिपुर वायलेंस और नॉर्थ ईस्ट पे। सारे अलग कर दिए गए जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे। एनआरसी के ऊपर तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा चिन स्टेट जो म्यांमार का है, उसकी एनेक्स्चर की बात चल रही है कि भाई हमारे लोग वहां तक जो है जाके करेंगे, क्योंकि चिन स्टेट का प्रयोग आतंकवाद में हो रहा था। पॉपी की पूरी खेती उस एरिया में खत्म ही करा दी है। थोड़ा ये वापस लगाते रहते हैं, शाह साहब खत्म कराते रहते हैं। आसफा हटा चुके हैं वहां से और धीरे धीरे उस एरिया को शांत कर रहे हैं। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इसीलिए चल रहा है कि एकदम से जो है वो चीज कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रही है तो शाह क्या करें? भैया वहां पे बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, चर्च की चल रही है, डीप स्टेट की चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है एकदम से आ जाएगी। भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान विदेश में है। जब उन्हें राम मंदिर बनाना था तो वो पहले जो है सारी उन्होंने ओआईसी कंट्रीज को साधा। तो इसी तरीके से जब मेती कुकी का मणिपुर में इनको हैंडल करना है तो डीप स्टेट काफी हद तक करना पड़ेगा। जो ड्रग कार्टेल है उसको वर्ल्ड वाइड थोड़ा खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, बांग्लादेश जो है वो चिन स्टेट का, म्यांमार जाता था चिन स्टेट के थ्रू ही नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करता था। तो बांग्लादेश की समस्या म्यांमार और सेवन सिस्टर्स में ये रूटेड है। तो उस चीज को भी उन्होंने ठीक किया। अब आते हैं, उन्होंने नक्सलवाद को बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया। नक्सलवाद क्या कर रहा था, बाकी सब चीजें पता है, लेकिन नक्सलवाद के बारे में जानकारी थोड़ी सी कम है। जो हमारे पास जहां भी खदानें होती थी, माइनिंग होती थी, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते थे, नक्सलवाद वहीं पर जन्मता था। तो अगर आपको माइन में से कोयला निकालना है तो इनको एक टैक्स देना पड़ता था, वरना आपका वहां पर जो है माइनिंग आप नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने एक फेज बना रखा था सारे गांव में और आसपास के ट्राइबल एरिया में कि भारत सरकार आपका विकास नहीं करती, सड़क नहीं बनाती, बिजली पानी नहीं देती, इसके कारण जो है हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूंकि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको लड़ने के लिए जो सैनिक चाहिए वो आप बनेंगे। और फिर यहाँ वहां पर इनकी अदालतें चलती थी, पैरेलल अदालतें चलती थी, और उनको जो है अरुंधति रॉय जैसे लोग जो है सपोर्ट करते थे। तो उसको खत्म किया कैसे? सबसे पहले वहां पर सड़कें लेकर के गए। तो नेचुरली अगर वहां सड़क पहुंचेगी तो वहां विकास पहुंचेगा। तो नक्सलवादियों ने वो सड़कें उड़ा दी। शुरू में तो भर्त्सना हुई थी, लेकिन इसी चीज को अमित शाह ने इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने ये साबित किया कि भाई ये वाली जो भारत सरकार है अब जो आई है वो आपके विकास के लिए सारी चीजें लेके आना चाहती है, और ये जो नक्सली हैं इस चीज को रोक रहे। अब क्या था, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे वहां पर भेज रहे थे क्रांति के नाम पर, उन सब ने बुलाने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे समझ में आया कि घर बनाना है तो मोदी सरकार घर बना के दे रही है, बिजली दे रही है, उज्ज्वला योजना में गैस दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। तब इनके सारे बहाने खत्म हो गए। और वो जो
दंतेवाड़ा वगैरह का जो बिल्कुल ट्राइबल एरिया था, वहां पर जाकर के सबको देना शुरू किया। तो शुरू में इन लोगों ने जो है जितना भी गवर्नमेंट विकास करती थी उसको ये धराशायी कर देते थे। तो इससे क्या हुआ, वो जो अगर नहीं लड़ते तो खत्म हो जाते, क्योंकि विकास के नाम पे लड़ रहे थे और मोदी सरकार विकास दे रही थी। और अगर विकास का विरोध करते तो खत्म हो कि भाई तुम्हारी लड़ाई में जो है वो मॉरल वैल्यूज नहीं रही, आप विकास की बात कर रहे थे, वो तो हो रहा है। अब क्या है, 10 साल में इन्होंने करीब 8,000 लोगों से तो सिर्फ सरेंडर करा लिया, जो मारे वगैरह वो अलग है। तो इस तरह से लोगों को इन्होंने नक्सलवाद को, और अभी क्या उनका टारगेट है कि 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। भारत में इस तरह के कोई भी अलगाववादी कार्यक्रम नहीं चलेंगे। अब अगला अलगाववादी कार्यक्रम चल रहा था वक्फ के थ्रू। तो अभी हाल फिलहाल में वो वक्फ एक्ट आ गया, वो भी समाप्त हो गया। अब आप देखिए, जो गरीब मुस्लिम है, जो पसमानदा कहलाता है, उसने जो है समाजवादी पार्टी से रिजाइन करना शुरू कर दिया, उसने कांग्रेस से रिजाइन करना शुरू कर दिया। मौलाना रशीदी जैसे एक मौलाना ने ओवैसी के लिए कह दिया कि भाई आप जो साहब हैं खुद वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जाए हुए हैं, पहले आप तो ठीक होइए, फिर दूसरों के लिए खाली पन्ने फाड़ने से संसद में कुछ नहीं होता है। तो जो रही सही पोल थी इन भाई साहब की, जो अपने आप को नेता कहते, तो बड़े सारे लोग इनको नेता बोलते थे, वो खत्म हो गई। अच्छा, रशीदी साहब यहीं नहीं रुके, इससे पहले वो कह ही चुके थे तब कि मैंने वोट बीजेपी को दिया है। और सच बता रही हूँ, बहुत कट्टर व्यक्ति हुआ करते थे। टीवी डिबेट्स पे आप देखिए जिस तरीके से ये लड़ते थे इस्लाम के नाम पर। तो 4 फैक्टर्स जो भारत के थे, इस्लामी आतंकवाद, कश्मीर में जो आतंकवाद था, जो नक्सली थे, और जो कुकी वगैरह थे, ये सारा सब कुछ खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं खालिस्तान पे भी बिग एक्शन चालू है, जो भारत से भाग करके विदेशों में चले गए, कनाडा अमेरिका में, दे डोंट कॉल कनाडा एंड अमेरिका, दे कॉल कनाडा अमेरिका। तो वहां जो चले गए हैं उन सबको वापस लाना, और उनकी वहां पर ही मतलब जो एक्सेप्टेंस है उसको खत्म करना, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में खत्म करना, मतलब जहां पर भी है। तो इस तरीके से जितना भी जो लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसको अमित शाह खत्म करने में सफल हो रहे हैं। अगला जो टारगेट है मोदी सरकार का, वो है इलेक्टेड वर्सेस सिलेक्टेड, जिसके ऊपर कल मुझे डांट पड़ी थी ना, जज साहब ये कर रहे थे। तो वो वाली चीज जो है वो भी ठीक की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी को, और पुलिस के रिफॉर्म की भी एक व्यवस्था की जा रही है, ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो और लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से इम्प्लीमेंटेड। देखिए, यही पुलिस थी जिसके रहते दंगे हो जाते थे, और वक्त अमेंडमेंट एक्ट जैसे इतना बड़ा एक्ट आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है पुलिस अगर चाहे, यही पुलिस अगर चाहे तो मुस्तैदी से अच्छा काम कर सकती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो गई। अब इसमें एक काम उन्होंने और किया कि जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना, तो दुबई से उन्होंने उनके क्राउन प्रिंस शेख हमादान को बुला लिया। आपने वक्फ एक्ट पास किया, शेख हमादान को बुला लिया, वो आए, उन्होंने भारत फ्रेंडली बातें की और चले गए। इसका मतलब क्या है, भाई तुम्हारे आका भी मान गए, तुम भी मान जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, व्हाट्सएप चैट की। जो संभल में क्या नाम था उस आदमी का, रहमान वगैरह कुछ था, मैं बिल्कुल भूल रही हूँ नाम। संभल में जिस भाई साहब वो दंगा कराया था ना विष्णु शंकर जैन के ऊपर, जो है दंगे के फॉर्म में आत्मघात, सॉरी, हत्या की कोशिश की गई थी उनकी। तो उनके व्हाट्सएप चैट देखे और उनके व्हाट्सएप चैट से सारी चीजें निकाल ली, और उसके बाद उनका गुनाह साबित हो गया। अब वो बहुत विनम्रता से, जो चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों जाग जाओ बोल रहे थे ना, बहुत विनम्रता से कह रहे हैं मुझे कानून पे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो वो एक चीज वो कर दी, व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू बहुत सारे
अपराधों को सॉल्व कर दिया। आपको याद होना चाहिए इसके लिए कितने सारे कानून बनाने पड़े, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट्स है ये सब जो है पनिशेबल ऑफेंस नहीं था। ठीक है। अब उसके बाद एक काम क्या किया कि कोर्ट, आप जानते हैं कोर्ट में भी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, एनजेएसी आ रहा है और काफी सारे कोर्ट के फैसले हमारे पक्ष में आने लग गए हैं। ठीक है सुमित जी, हाँ मैं गर्दन हिलाइए, काफी सारे हमारे पक्ष में आने लगे हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन गर्दन भी हिला दूंगा, लेकिन अभी तक तो जो हो रहा है 370 आया, अभी वक्फ बोर्ड पे कोर्ट केस चल रहा है, वो भी अपने फेवर में आएगा। ओके, एंड लास्ट इज आधार। एक आधार कार्ड का जो इस समय वो चेक कर करके और आधार कार्ड के बनने की प्रक्रिया, जितने भी फेक आधार बनाए जा रहे हैं, और भारत में कुछ कुछ टेलीफोन एक्सचेंज चल रहे थे, आपको याद होगा, जहां से फेक कॉल, स्पैम कॉल्स ये सब आ रहे थे, ये सब बंद करके बहुत सारी जो है हम लोगों ने अपराधों को कम कर दिया है और व्यवस्था की स्थापना की है। और धीरे धीरे जो भारत न्याय संहिता है, इस तरह की चीजें आ करके इस तरीके की व्यवस्था मोदी सरकार ला रही है ताकि भारतीय सामान्य व्यक्ति को न्याय मिले और उसको अदालत के चक्कर ना काटने पड़े। और इस चीज की मतलब हमारी महामहिम प्रेसिडेंट इस चीज के लिए कह चुकी है कि न्याय व्यवस्था गरीब के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। 10-10 लाख अगर केस फाइल करने के लिए चाहिए तो भूल जाओ, कुछ लोगों के पास तो वो खुद भी बिक जाएंगे, तो 10 लाख नहीं है, गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। तो अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो न्याय फिर किसी को नहीं मिला, उसकी व्यवस्था का होना बेकार है। तो जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उस तक न्याय पहुंच सके, इस तरह से पूरी चीज को रिफॉर्म किया जा रहा है। तो ये रिफॉर्मेशन का पीरियड देखिए, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह लाई है, ये सब समय लेता है क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर उनके जो है इफेक्ट्स देखे जाते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स देखे जाते हैं, उनको ठीक किया जाता है और उसके बाद जो है सारी चीजें कायम होती हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया है जहाँ पे लोगों को सुधारना है, क्लर्क्स को सुधारना है, आईएएस लॉबी को सुधारना है, टीचर्स को सुधारना है, पुलिस को नई ट्रेनिंग देनी है। तो भारत इज इन अ डीप ट्रांजिशन फेज, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जब तक पूरा बदल नहीं जाता तब तक आप कह नहीं सकते। और बदलाव की ये प्रक्रिया सतत होती है और अब आप देखिएगा अगले 50 साल तक ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। भारत अपने हितों के लिए बदलता रहेगा, नए कानून लाता रहेगा, पुराने स्ट्राइक डाउन करता रहेगा। सो इसमें अमित शाह की एक आई है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में क्या, कोऑपरेटिव बैंक्स बनते थे और इनके ऊपर रेगुलेशन कम थे। जो नेशनलाइज, दो तरह के बैंक थे, एक प्राइवेट, एक कोऑपरेटिव और एक नेशनलाइज, सॉरी 3 तरह के। तो प्राइवेट बैंक्स तो उतने सफल नहीं हो रहे थे, एचएसबीसी वगैरह जैसे कुछ फॉरेन बैंक्स हैं इस केस में आएंगे। कोऑपरेटिव बैंक जैसे कर्नाटका, ऐसे करके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनके ऊपर रेगुलेशन ढीला था और महाराष्ट्र में देखा गया इन कोऑपरेटिव बैंक में बहुत ज्यादा घपला था और इन बैंक्स में लोगों को जबरदस्ती पैसे जमा कराए जाते थे, उनके पैसे खत्म ना हो जाए, इसलिए वो पर्टिकुलर पार्टीज को वोट देते थे और इस तरह से कुछ लोगों ने अपनी सत्ता तक चला रखी थी कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू। तो एक बनी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। अब उससे आपने जो है अभी तक का सारा ये सब देखा, जो जिसे कहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज जो मुद्रा लोन, वो सब थोड़ी थोड़ी उसकी भूमिका है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो अब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की आ रही है वो है इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे फ्रॉड्स थे, इसके लिए आयुष्मान योजना आई, ठीक है, लेकिन आप व्हीकल का इंश्योरेंस देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस देख लीजिए, जहां जहां इंश्योरेंस है वहां वहां काफी रेगुलरिटीज हैं, कंपनीज जो प्रॉमिस करती हैं वो नहीं सप्लाई करती हैं। तो अब एक इंश्योरेंस का जो है कोऑपरेटिव के थ्रू आ रहा है जिससे जन जन तक वो इंश्योरेंस पहुंच सके एंड फ्लैट कवरेज हो उसकी। लाइफ इंश्योरेंस है, क्लेम दे रहे हैं और 10 साल तक चक्कर लगा रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, आपकी फाइलें घूम रही हैं, फिर उसके लिए रिश्वत दीजिए, ये सब। तो आप अपनी मुसीबत में सहायता चाहते हैं, ना कि कोर्ट कचहरी और दफ्तरों के चक्कर लगाना। और जो पॉलिसी बनी थी वो इसी तरीके से कि इंश्योरेंस क्लेम करने वाले के पसीने छूट जाते थे,
इंश्योरेंस नहीं मिलता था, और मिलता था तो कट कटा के आधा अधूरा। तो अब जो ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री काम कर रही है वो इन सब चीजों को खत्म करके, और जैसे आयुष्मान योजना है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन से घर आने तक के खर्चे उसमें कवर हो रहे हैं, उसी तरीके से एक अम्ब्रेला कवरेज कि जो भी है आपका खर्चा होगा। अब जैसे हॉस्पिटलाइज हुए तो इंजेक्शन नहीं देंगे, ये वाली दवा देंगे, वो वाली दवा नहीं देंगे। तो उस सब में इंसान को समझ में नहीं आता था उसके साथ क्या हो रहा है। तो यूनिफॉर्म हॉस्पिटलाइजेशन के बिल एक तरीके से, और उसके बाद जो है सारा कवरेज, इस तरीके से सारी चीजें अब शाह साहब लेके आने वाले हैं। तो अगर भारत में होने वाले रिफॉर्म पे अच्छी नजर डालनी है तो इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो अमित शाह जी के अंडर में है, इसके ऊपर विशेष नजर बनाए रखिए, और यहाँ से निकलने वाली भूमिका जो योजनाएं हैं वो जनमानस के लिए, स्पेशली जो जिसे मैं कहती हूँ कि लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मंजू जी, जैसे हमने पूरा डिटेल में समझाया कि अमित शाह बेसिकली पिछले 5 साल में कर क्या रहे थे। वो अपने घर में बैठकर रोटियां नहीं सेक रहे थे जैसे बाकी के करते हैं कि लोगों के खून से, दंगों से अपनी सियासत चलाते हैं। इन्होंने दंगे बंद कराए, उससे इनकी सियासत चली है। और मैं खुद मानता हूं कि जिस तरह से हमने राम मंदिर का काम किया, 370 किया है, बाकी भी इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, कहीं भी मक्खी भी मरने नहीं दी। वो हमेशा बोलते हैं मक्खी नहीं मरने दूंगा, तो मक्खी मरने भी नहीं दी। और अभी भी जो वक्फ बोर्ड का देखा आपने कि जिस तरह से एक पूरा कंट्री के अंदर एक ऐसा माहौल था कि अभी दंगे शुरू हो जाएंगे, एक जगह भी एक जगह भी दंगा नहीं होने दिया, पत्थरबाजी नहीं होने दी, इकोसिस्टम तोड़ के रख दिया है। और इसलिए जो ये वीडियो है, ये बनाना भी जरूरी था कि हमें कई बार लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 2014 से पहले हर रोज हमारे जो पेरेंट्स बाहर निकलते थे हम लोग, तो ये बोलते थे कि भई सुख शांति से वापस आ जाना। लेकिन वो पिछले 10 साल में हमने कभी सुना नहीं है कि सुख शांति से जाओ और सुख शांति से वापस आ जाना। वो डीम्ड है कि सुख शांति से जा रहे हो, सुख शांति से वापस आ ही जाओगे। क्यों? क्योंकि देश के अंदर एक नया राजा काम कर रहा है, चुपके से, बिना बताए, और सब कुछ ठीक भी कर रहा है। जो अमित शाह ने किया है एज़ अ होम मिनिस्टर इज़ रिमार्केबल। एक वो भी होम मिनिस्टर होते थे कि होम मिनिस्टर बने और कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया। अब एक ये होम मिनिस्टर है, आज नॉर्थ ईस्ट में से रिवर्स रास्ता निकल गया है। ये सारे जो कॉकरोच आए थे, ये वापस उसी गटर में जा रहे हैं जहां से पैदा होकर हमारे कंट्री में इल्लीगली आ गए थे। अभी सुनने में आया है कि वहां से लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया बिकॉज़ अमित शाह का डंडा चलना शुरू हो गया है। इसीलिए ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए बड़ी ही जरूरी थी, क्योंकि बड़ी बार मुझे बोला लोगों ने, ओ सर अमित शाह से कुछ नहीं होगा, मोदी से कुछ नहीं होगा, आप योगी को ले आइए। मैं खुद योगी को पसंद करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मोदी मम्मी, एक तो मंजरी जी को देख के मोदी जी आ जाते हैं कि मोदी जी सामने बैठे हैं, बिकॉज मंजरी जी बैठी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं योगी जी को भूल गया हूं। बट जो काम ठीक हुआ है इधर मोदी जी से, अमित शाह से, या पूरी मिनिस्ट्री से, उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। आज आपको याद है अमेरिका से एक बहुत बड़ा उग्रवादी ऑलरेडी भारत में पहुंच गया है। अमित शाह की और अजीत दोभाल जी की, जयशंकर जी की, सबकी मीटिंग भी हो गई है कि इस जानवर का अब करना क्या है। मेरे पास तो एक ही सॉल्यूशन है जो यहाँ पर चाइना में शिनजियांग में किया जाता है। दोनों किडनियां निकाल लो और टीवी पे लाइव दिखाओ। बस एक बार कर दिया, ये 10 के 10 करोड़ जो यहाँ पर है जिहादी, ये अपने आप वापस चले जाएंगे। यू हैव टू डू इट ओनली वंस। इसके ऊपर किसी और दिन मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से एक डिसीजन से, जस्ट वन डिसीजन, पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। उसके लिए हिम्मत चाहिए। मंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड जय सिया राम। जय सिया राम।